So welcome to Nisman, my dear friend. This is the second lecture of a geography, and we cover some topic in first lecture. If you don't see this first lecture, then I recommended it to see the first lecture. We have creating this whole geography lecture series in this Nisman Academy's geography lecture series. Okay, so without wasting time, we are starting this video lecture number 2, geography. Okay, so next topic is that motion of earth. Okay, motion of earth has a two type of a motion. Number one, rotation. Number two, revolution. What is rotation? What is revolution? Rotation, it means to say that when some one object rotate around his own axis, then it's called a rotation. And revolution, it means to say that when some object rotate around some other object like this, it's called a revolution. So this is rotation, this is revolution. As you see, my dear friend, earth has a rotation like this and a revolution like this. Due to the rotation and due to the revolution, some change happen like days and night, season changes, just because of rotation and revolution of earth. ओके, सो अब बात ये करते हैं कि भाई हमने बात तो की कि पृथ्वी जो है ना, ये दैनिक गति और वार्षिक गति होती है, तो उसमें अब अंतर क्या है और क्या क्या कुछ फैक्ट नोट्स हमें बनानी चाहिए और क्या बातें याद रखनी चाहिए, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आती है दैनिक गति। तो समय अवधि कितनी है दैनिक गति की? तो सबसे पहले 23 घंटे, सबसे पहले क्या 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड की समय अवधि है। और वार्षिक गति की समय अवधि कितनी है दोस्तों? वार्षिक गति की समय अवधि है यहाँ पर 365 डे 6 आवर 48 मिनट एंड 46 सेकंड, इतनी समय अवधि है दैनिक गति की समय अवधि और वार्षिक गति की समय अवधि। ठीक है ना। इस टॉपिक के अंदर एक और बात है जो हमें शायद जाननी चाहिए, वो है क्या? उपसौर की घटना। अपसौर की घटना ये कभी कभी वनडे टाइप ऑफ एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सो व्हाट इज अपसौर, व्हाट इज उपसौर? अब सीधी भाषा में इसको याद रखते हैं। अपसौर, अप मतलब कि ऊपर, ऊपर हम धरती से अप, ठीक है ना, जितना ऊपर होगा उतना दूर होगा। तो अपसौर मतलब कि पृथ्वी और सूरज एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर हो गए। कितनी दूरी होगी जरा बताओ? 15.21 किलोमीटर। अपसौर की घटना कब होती है? घटना होती है दोस्तों 4 जुलाई के अंदर। 4 जुलाई को होता है अपसौर। अपसौर के अंदर दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। याद रहे दोस्तों। और साथ ही साथ अब होता है क्या? अपसौर की घटना हो गई, अब होती है उपसौर की घटना। तो उपसौर की घटना में क्या है? तो उपसौर की घटना में पृथ्वी और सूरज एक दूसरे से थोड़ा ज्यादा करीब होते हैं। कितना? 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। और इसका दिन कब है, होता कब है? ये होता है 3 जनवरी को। याद रहे दोस्तों, क्या है? 3 जनवरी और 4 जुलाई को ये दोनों घटनाएं होती है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहला होता है अपसौर और सबसे पहला होता है उपसौर और उसके बाद होता है अपसौर। तो याद रहे दोस्तों, कभी कभी कंफ्यूजन के लिए वनडे टाइप ऑफ एग्जाम में ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जा सकते हैं, अपसौर एंड उपसौर। ये इसमें ही आते हैं कि पृथ्वी की गतियां कौन सी है, ये सब कुछ में। ठीक है। अब द मोशंस ऑफ अर्थ, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, इसमें बस इतना ही पॉइंट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए अब इसका थोड़ा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं, क्या इसमें हमने सीखा। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। अब दूसरी घटना आती है दोस्तों ऋतु परिवर्तन की। So next topic is that the season change, मतलब कि ऋतु परिवर्तन किस तरीके से होता है अर्थ के ऊपर, हम उसकी बात करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी के ऊपर जो है ना वो ऋतु, 3 ऋतु है। एक तो गर्मी का मौसम आता है, फिर ठंडी का मौसम आता है और फिर बारिश का मौसम आता है। लेकिन ये होता इसलिए है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसकी वजह से ये सीजनल चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पृथ्वी जो है ना वो झुकी नहीं होती है ना तो क्या होता? जरा सोचो, मजा आएगा इसमें कि ये झुकी नहीं होती ना तो जहां पर अभी दिन है, जहां पर अभी गर्मी है, वहां
2400 घंटे गर्मी रहेगी, सालों साल गर्मी रहेगी, और जहां पर ठंडी है वहां सालों साल ठंडी रहेगी। और मजा कैसे आता है पता है? फॉर एग्जांपल, अगर हमें गर्मी का महसूस करना है ना तो हमें वहां जाना पड़ेगा, ठंडी को महसूस करना है तो हमें वहां जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत मजा आता है, सोचो कभी, बहुत मजा आता है, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है ना कभी कभी टफ हो जाती है, कभी कभी क्या बोरिंग हो जाती है। तो ऐसे क्रिएटिव सोच से हम अपनी सोच को, पढ़ाई को बहुत आसान कर सकते हैं, बहुत ही आसान कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सिर्फ 4 दिन की बात करेंगे। क्यों करेंगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि ऋतु परिवर्तन क्यों होता है और किस तरीके से उसको याद रखें, और बहुत ही आसान तरीका होगा, यहाँ पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आता है वो 21 जून की स्थिति आती है, ठीक है ना। 21 जून की स्थिति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समर सोलासिस, ठीक है ना, मतलब कि ग्रीष्म आयतन। अब ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो 21 जून के अंदर हम कहां पर रहते हैं? हम रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून में होता क्या है? होता है क्या? गर्मी का मौसम होता है, और गर्मी के मौसम में हम सब जानते हैं, अपनी कॉमन सेंस जो है ना उसका इस्तेमाल करो, अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो कि दिन जो है ना वो लंबे होते हैं और रातें जो है ना वो छोटी होती है, मतलब कि गर्मी बहुत होती है इसमें, ठीक है ना। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? ग्रीष्म आयतन, मतलब कि समर सोलासिस, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? ठीक इसके विपरीत होगा, मतलब कि शीत आयतन। यहाँ पर आपको ठंडी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर हो और ऐसा लगता है कि मुझे बहुत गर्मी है, और अब आपके पास फ्लाइट की टिकट आ जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ चले जाइए, वहाँ पर एकदम ठंडी होगी। और अभी क्या होगा? 21 जून को गर्मी, यहाँ पर 21 जून को ठंडी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो 21 जून की स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब क्या आती है? 22 दिसंबर, कम ऑन रिपीट अगेन, 22 दिसंबर की स्थिति को देखेंगे हम। अब 22 दिसंबर की स्थिति को इतना महत्वपूर्ण क्यों देती है? क्योंकि 22 दिसंबर जो है ना वो उत्तरी गोलार्ध में, दिसंबर का महीना, कौन सा महीना? दिसंबर का महीना। होगा क्या वहां पर? होगा दोस्तों बहुत ही ठंड पड़ेगी, ठीक है ना। और ठंड में बेसिक फंक्शन क्या है डेज एंड नाइट के? तो भैया बेसिक फंक्शन इतना ही है कि क्या रातें बहुत लंबी हो जाएगी और दिन जो है ना वो छोटे हो जाएंगे, ठीक है। रातें लंबी, दिन छोटा। उत्तरी गोलार्ध में होगा क्या? शीत ऋतु होगी, मतलब कि विंटर सोलासिस। याद है, रिपीट अगेन, क्या? विंटर सोलासिस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। विंटर सोलासिस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ। इजी टू रिमेंबर, वेरी इजी माय डियर फ्रेंड। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर विंटर सोलासिस होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर समर सोलासिस होगा। विपरीत, ठीक विपरीत, याद रखने के लिए बहुत ही आसान होगा। अब आपसे बस एक सवाल है कि ये दोनों ही क्यों? ये दोनों आखिर कौन सी वजह है कि ये दोनों हमने ये दोनों ही तारीख तय की है? लास्ट में बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो अब 2 और दिन आते हैं कि जिसको हम याद रखते हैं, और वो कौन सा है? 21 मार्च मतलब कि स्प्रिंग इक्विनेक्स, और 23 सितंबर मतलब कि एटोनम इक्विनोक्स, मतलब 21 मार्च और 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दोनों को हम याद रखते हैं। क्यों याद रखते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर विषुव वृत्त के ऊपर सूरज के सीधे किरण पड़ेंगे, और दिन और रात की लंबाई जो है ना वो एक समान होगी इन दोनों दिनों के अंदर। अब देखो यहाँ पर समझ लेते हैं कि हुआ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब 21 जून के अंदर क्या होता है? 21 जून के अंदर पृथ्वी जो है इस तरीके से पोजीशन में होती है, और सूरज के किरण यहाँ पर कर्क वृत्त के ऊपर एकदम सीधे पड़ते हैं, और वहां पर क्या होता है? गर्मी का मौसम होता है। 23 सितंबर जो आता है तो वहां पर यहाँ पर क्या? सूरज यहाँ पर होगा, और यहाँ पर सूरज के सीधे किरण आएंगे, और यहाँ पर क्या? दिन और रात की लंबाई समान होगी। और फिर सूरज जो है ना वो आएगा नीचों की ओर, 22 दिसंबर की स्थिति आएगी। 22 दिसंबर की स्थिति में क्या होगा? यहाँ पर ये याद रहे, हमें सिर्फ ऊपर के याद रखना है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा 21 दिसंबर को शीत ऋतु, लेकिन यहाँ पर गर्मी का मौसम होगा, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से याद रख लेना, यहाँ पर गर्मी का मौसम होगा
और यहाँ पर क्या मकर वृत्त पर सूरज के किरण एकदम सीधे पड़ेंगे और यहाँ पर इसलिए गर्मी का मौसम होगा। और फिर सूरज वहाँ से वापस आता है, भैया मैं तो चला अपनी सफर पे, मैं कहाँ रुकने वाला हूँ भैया, ठीक है। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके आता है 21 मार्च की ओर और फिर आता है हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स। दिस इज द सिंपल फंडा दैट व्हाई हैपन दिस ओनली 4 days वी रिमेंबर फॉर दिस सीजनल चेंज टॉपिक। Okay, so this is a 4 term you have must repeat again and remember: summer solstice, winter solstice, spring equinox, autumn equinox. This is a 4 term you must have to remember in this topic. This is topic close, my dear friend. Close topic name seasonal change, my dear friend. Okay, तो अब क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज ज्वार भाटा, मतलब कि टाइड्स, ठीक है ना। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो व्हाट इज द टाइड्स, व्हाई हैपन एंड व्हाट इज सम इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस टाइड्स एंड ज्वार भाटा। इसके अंदर के बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है ना वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, तो आता क्यों है ये ज्वार भाटा, आता क्यों है? तो सबसे पहले जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अ सन एंड मून, सन एंड मून, मतलब कि चंद्र और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही यहां पर क्या आता है, ज्वार भाटा आता है हमारी पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। अब देखो आता क्यों है, किस तरीके से आता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल देखो देखें ना तो सूरज का सबसे ज्यादा है, चंद्र का एकदम कम। आप देख लेते सूरज कितना बड़ा है और चंद्र कितना छोटा है, लेकिन हकीकत में पृथ्वी की बात आता है, पृथ्वी के नजदीक सबसे क्या है, चंद्र है, और इसीलिए चंद्र के गुरुत्वाकर्षण बल का जो है ना वो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा पृथ्वी के ऊपर और सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल का जगह कम प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें एक टर्म्स आता है कि दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार, बिग टाइड्स एंड स्मॉल टाइड। ये आपको कभी पूछा जाता है कब होती है, कैसे होती है, जरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब सीधी सी बात है यहाँ पर कि जब भी सीधी रेखा में होगा चंद्र पृथ्वी और सूरज एक सीधी रेखा में होंगे तो क्या होगा, वहां पर दीर्घ ज्वार होगी, मतलब कि महत्तम ऊंचाई होगी इस टाइड्स की दोनों ओर से। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर भी देखो, दोनों ओर से महत्तम टाइड्स होगी, पानी सबसे ऊपर होगा। इस स्थिति में इसको कहते हैं दीर्घ ज्वार की स्थिति। लेकिन जब ये चंद्रमा जो है ना वो इस तरीके से ऊपर उठकर यहाँ आ जाएगा तो अब ये स्थिति क्या हो जाएगी, इसको कहते हैं निम्न ज्वार की स्थिति। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल को काट देता और यहाँ पर क्या है, ये दोनों एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल को 90 के एंगल में काट देंगे। इसकी वजह से ही यहाँ पर क्या एक दूसरे का पैर खींचेंगे कि साला तू यहां पर से पानी खींच रहा है तो मैं भी यहां से पानी खींच रहा हूं, मैं दोनों से झगड़ जाएंगे। और फिर जब यहां आते हैं ना तो समझ जाएंगे भाई हमने बहुत पानी खींच लिया, अब थोड़ा संभल लाते हैं, वरना ये लोग जो है ना वो हमको कुछ बोलेंगे। इसकी वजह से दोनों में क्या समाधान हो जाएगा, झगड़े भी करते हैं समाधान की होता है। तो ये है कुदरत जिसको हमें जानना चाहिए दोस्तों, है ना। तो दिस इज द नेचर my dear friend, this is sometimes they quarrel, sometimes as a friend. So this is the nature, learn from the nature, always be a learn from nature. कभी झगड़ना और कभी सीखना, कभी दोस्ताना व्यवहार और कभी दुश्मनावट, लेकिन कभी दोस्ताना तो कभी बहुत कमीनापन, दोनों देखने को मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर सूरज और चंद्रमा की ओर, सूरज और चंद्रमा के बीच में। तो ये जो दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार, यहाँ पर दो टॉपिक जो है ना वो आपको समझ में आ गए होंगे आई होप। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण टर्म जो है ना वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ये हमने पता तो चल गया कि दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार क्या है। अब ज्वार भाटा मतलब कि टाइड्स के अंदर कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स है, तो कौन से है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है क्या, तो भैया सबसे ऊंची ज्वार भाटा आती कहाँ है, सबसे ऊंची टाइड्स आती कहाँ है, सबसे नीची कहाँ आती है, कोई
कोई स्पेशल इफेक्ट है, कोई स्पेशल ऐसा स्थल है, कोई ऐसा प्लेस है कि जहाँ पर कुछ ऐसा होता है जहाँ कहीं नहीं होना चाहिए? तो क्या देखते हैं। तो सबसे पहले कनाडा के न्यू ब्रंसविक में नोवा स्कोशिया में अंदर क्या होता है, फंटी की खाड़ी है और यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी ज्वार आती है। 15 से 18 मीटर ऊंची यहाँ पर आती है ज्वार, ठीक है। और दूसरा क्या है, तो यहाँ तो दूसरा सबसे ऊपर है तो सबसे कम है, तो गुजरात के ओखा के तट के ऊपर 2.7 मीटर ऊंची सबसे कम, दुनिया की सबसे कम ज्वार आती है। यहाँ पर ज्वार भाटा जो है ना वो 2, सबसे ज़्यादा सबसे कम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब आपको इसको मैप के अंदर कहाँ है ना वो ज़रूर ढूंढना इससे। और एक खास टर्म जो है ना वो आता है, वो है साउथ टेम्प्ट, इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको जानने पर ताज्जुब होगा कि क्या प्रतिदिन 4 बार ज्वार भाटा आती है यहाँ पर, 4 बार ज्वार भाटा। अब यहाँ ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 2 बार ऊपर से आती है, 2 बार नीचे से आते हैं, 2 साला कनेक्टेड है। यहाँ पर बहुत दोस्ताना व्यवहार है यहाँ पर क्या साउथहैम्पटन को क्या है, यहाँ पर ये जगह पर बहुत दोस्ताना व्यवहार है और इसकी वजह से यहाँ पर क्या इनको बहुत हर पल मिलना पड़ता है यहाँ पर इन लोगों को, और इसकी वजह से ये हर दिन 4 बार मिलते हैं। बाकी सब जगह क्या 24 घंटे के अंदर सिर्फ 2 बार आता है ज्वार भाटा। ये याद रहे आपको, 24 घंटे के अंदर कितना, 2 बार ज्वार भाटा आता है। तो याद रखें दोस्तों इतना ही ज्वार भाटा के अंदर। अब देखो ज्वार भाटा के कुछ सिद्धांत अगर आपको लगे कि पढ़ना है, ठीक है, कुछ डीप में जानना है तो जानने कि भैया अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है ना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब इसको समझाने के लिए अब कभी क्या होता है कि किसी को समझ नहीं आता साला कि कब चंद्र ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण कब होता है। तो आज हम इसको बहुत ही आसान भाषा के अंदर समझेंगे दोस्तों। देखते सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, अब इसको बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि भैया जब आप कोई किसी ज्योतिष के पास जाता है ना तो क्या बोलेंगे आपको, भैया आप पर तो गुरु का साया है, गुरु का मंगल की दशा खराब है, आपका ग्रह जो है ना वो खराब चल रहे हैं, आप पर किसी का ग्रहण लगने वाला है। तो उसमें क्या समझ है आपको, भाई आपके ऊपर किसी का ग्रहण लगने वाला है। मतलब कि आपका नाम, अगर मेरा नाम MK सर है, आप मुझे MK बुलाते हैं तो मतलब मेरे पर किसी का ग्रहण लग जाएगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, भैया सीधी सी बात है भैया, थोड़ी देर देखो और फिर वो चले जाएगा अपने आप, ठीक है ना। किसी पर ग्रहण लगने वाला होता है, मतलब कि चंद्र ग्रहण, चंद्र पर ग्रहण लगेगा पृथ्वी का, और सूर्य ग्रहण मतलब कि सूर्य पर ग्रहण लगेगा चंद्र का, ठीक है ना। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होता है, कैसे होता है, बहुत ही बड़ी आसान भाषा में हम समझेंगे। सबसे पहले आता है चंद्र ग्रहण, ठीक है ना। चंद्र ग्रहण होगा कब, अब चंद्र ग्रहण होगा कब, तो सीधी सी बात है तभी होगा जब चंद्र दिखाई देगा, तभी होगा ना जब चंद्र दिखाई देगा, वरना कब होगा ये। तो चंद्र कब दिखता है, पूरा पूर्णिमा की रात की ओर, और पूर्णिमा की रात को ही ये दिखेगा चंद्र ग्रहण, ठीक है ना। पूर्णिमा की रात को ही चंद्र ग्रहण होगा, हमेशा याद रखें दोस्तों, ठीक है ना। अब चंद्र ग्रहण में होता क्या है वो भी देखते। चंद्र पर पृथ्वी की छाया पड़ जाती है, मतलब कि सूरज और चंद्र के बीच पृथ्वी आ जाती है, और इसी में क्या होता है दोस्तों, चंद्र का ग्रहण हो जाता है, चंद्र पर पृथ्वी का ग्रहण लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल चंद्र अगर हमारे पास आएगा ना कि भैया हमारा हाथ देखो क्या है, तो हम क्या कहेंगे उसको कहेंगे कि तुम पर पृथ्वी का ग्रहण लगने वाला है और तुम ये पृथ्वी का नग पहनो, मिट जाएगा भैया तुम पर। तो ठीक है ना। तो अगली बार याद रहे
चंद्र ग्रहण। अब आता है सूर्य ग्रहण की उधर। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण में एक बात यह है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या की रात को ही होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर चंद्र क्या करेगा? सूर्य पर ग्रहण लगाएगा। मतलब कि सूर्य अगर हाथ दिखाने जाएगा ना कि भैया तुम मेरा दिखो, मेरा क्या कुछ होगा कि नहीं, तब ये बोलेगा कि भैया तुम पर चंद्र का ग्रहण लगने वाला है, तुम ये नग पहनो, तुम्हारी दशा ठीक हो जाएगी। अब पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी यार, लेकिन अभी तो क्या है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, और इसी वजह से बस ऐसी अफवाह में कभी मत फंसना यार। ग्रहण तो लगते लगेंगे साले, तुम खाम खा खाली पीली लग जाओगे यार, ठीक है ना। ग्रहण वहण ये सब कुछ में हाँ। तो अब इतना ही हम यहाँ पर कहेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। और हाँ, किसी को हमारी बात का बुरा लगा है तो आई एम सो सॉरी, जस्ट बिकॉज ऑफ फन आई एम यूज दिस सेंटेंस एंड टर्म्स, एंड आई एम सो सॉरी इफ एनीवन feel bad. If anyone feel bad, then I'm so sorry for it. It's just for a educational purpose. I use it term. Okay. So यह चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब होता है, किस तरीके से होता है, यहाँ पर आपको सब बातें क्लियर हो जाएगी। I hope you understand very well. रेखा है पृथ्वी पर जो काल्पनिक है लेकिन बहुत जरूरी है, उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सी रेखाएं पृथ्वी पर है और क्या क्या उसका महत्व है, वो सब हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। तो वो क्या है दोस्तों, सबसे पहले अक्षांश रेखा, ठीक है ना। अब अक्षांश रेखा का मतलब सबसे पहले क्या है वो जान लेते हैं। तो किसी भी स्थान पर केंद्र से कोणीय माप, किसी भी स्थान का पृथ्वी की केंद्र से कोणीय माप, फॉर एग्जांपल आप यहां पर हो, अब यहां पर गए तो ये कितना अंतर होगा ना, ये कहलाएगा आपको अक्षांश। याद रहे, रिपीटिंग, ये सीधा सा बात है जो आपको याद रखनी पड़ेगा। अब अक्षांश के अंदर क्या है कि विषुववृत्त रेखा को 0 मान लिया गया है यहाँ पर, और फिर बाकी के जो है ना वो 90 ऊपर 90 नीचे, टोटल है 181 अक्षांश यहाँ पर है। और कुछ बातें ऐसी होती है कि उसमें उत्तरी गोलार्ध में 23.5 जो है ना उसको क्या कर्क रेखा कहते हैं, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 66.5 को उत्तरी उपध्रुव मतलब कि सब आर्कटिक कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में इसी तरीके से क्या होता है 23.5 को मकर रेखा मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 65.5 को दक्षिणी उपध्रुवरुत मतलब कि सब एंटार्कटिक कहते हैं। अब इसमें क्या बात है कि जो आपको जाननी होगी, और सबसे क्या कभी कभी क्या वनडे टाइप ऑफ एग्जाम में क्या पूछे है ना वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्या है कि भैया एक अक्षांश से दूरी मतलब एक अक्षांश आप गए तो इस बीच मध्य की दूरी कितनी है, तो 111 मतलब 111 किलोमीटर जो है ना इसके बीच की दूरी है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब ये और सबसे बड़ी बात वो क्या है, सभी अक्षांश जो है ना उसकी लंबाई अलग अलग है। ऐसा क्यों है, आप यहाँ पर देखना विषुववृत्त की लंबाई सबसे ज्यादा है, उसके बाद सबसे ऊपर उससे थोड़ी कम, उसके ऊपर उससे थोड़ी कम, और ऐसे ऐसे करते ध्रुव पर यहाँ पर शून्य हो जाएगी, मतलब कि ना के बराबर हो जाएगी। और इसी वजह से क्या है कि दोनों की दूरी 111 किलोमीटर है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो वैसे वैसे होगा क्या, वैसे वैसे भैया इसकी दूरी जो है ना वो कम होती जाएगी, उसकी लंबाई जो है ना वो कम होती जाएगी। अक्षांश बस इतना ही इसमें। तो अब अक्षांश फिर आता है देशांतर मतलब कि रेखांश, ठीक है ना। अब ये क्या है रेखांश, तो उत्तरी ध्रुव में से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में ये अंदर जाते हैं, और इसी वजह से इसको क्या देशांतर कहते हैं। अब इसका क्यों अब फेमस टर्म है ग्रीनविच लेबोरेटरी, लंदन की ग्रीनविच लेबोरेटरी, यहाँ पर ये 0 है क्योंकि हुआ था ऐसा कुछ मिला के कि अब देखो इसकी खोज जो है ना लंदन के एक वैज्ञानिक ने की थी। अब हुआ ये कि साला रखे किधर, अब
खोज तो कर ली कि यहाँ पर पृथ्वी को ये पूरे के पूरे अक्षांश और रेखांश में बांटना है। अक्षांश का तो चलो ये सबसे बड़ा है, रेखांश सब एक है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, करनी तो है, यहाँ से करेंगे तो ये देश बुरा मान जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये देश बुरा मान जाएगा, सब करे तो करे क्या। तो उन लोगों ने क्या किया, चलो भाई सबको मारो गोली। किसने खोजा था, तो लंदन की ग्रीनविच लेबोरेटरी वाला भाई साहब ने खोला था, रख दो नाम, बात खत्म, काय को जगड़ रहे थे बेसाले, ठीक है ना। सिर्फ पृथ्वी की छोटी सी बात थी कि यहाँ पर इनको क्या करना था, पृथ्वी का जीरो रखना था। तो इसकी वजह से तो दोस्तों यहाँ पर लंदन की क्या ग्रीनविच लेबोरेटरी में जीरो के ऊपर लगाया है, इन लोगों ने क्या लगाया है दोस्तों, जीरो अक्षांश। और उसके उत्तर में उसके पूर्व में पूर्वी रेखांश, उसके पश्चिम में क्या है, पश्चिमी रेखांश आपको देखने को मिलेंगे, देशांतर, ठीक है। इसमें कौन कौन सी बात है वो भी देख लेते हैं दोस्तों, कि यहाँ पर जीरो और ये कंप्लीट कुल मिला के कितने हैं 365, मतलब कि अगर आप अब गोल के हिस्से करोगे ना तो कुल मिला के 360 होते हैं। तो इतने ही अक्षांश इतने ही रेखांश जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि भैया विषुववृत्त पर इनकी दूरी 111/32 है। हाँ सही है, अभी कभी क्या पूछे आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई विषुववृत्त के ऊपर देशांतर की दूरी कितनी है, तो 111.32 किलोमीटर, या फिर आपको दूरी बताई जाएगी। अब आपको पता चलेगा कि इसमें तो दूरी है ही नहीं, तो बहुत ध्यान से कभी देखना कि क्या पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे टेढ़े टेढ़े सवाल पूछते हैं ना कि साला दिमाग ही घूम जाएगा। आपको पता होगा कि मैंने पढ़ा है, लेकिन टाइम पे साला याद ही नहीं आएगा। सो प्रैक्टिस वेल फॉर द टेस्ट सीरीज माय डियर फ्रेंड। ओके, सो हियर वी हैव टू गो, विषुववृत्त पर दूरी 111.32। ये अब एक महत्वपूर्ण टर्म आता है कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। अब सबसे पहली बात ये जिगजैग है, आपको सबको पता है, और कहाँ कहाँ पर जिगजैग है, मुड़ी हुई क्यों है, क्योंकि देखो ये अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा है। अगर इस रेखा को आप पार कर ले तो एक दिन घट जाएगा या फिर एक दिन क्या बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। और ऐसा करने की जरूरत है, वो भी आपको पता है कि ऐसा क्यों और किस तरीके से लोग करते हैं, ऐसा क्यों किया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर नहीं किया होता और अगर आपके घर के बीच में से ये अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा होती तो होता क्या कि अगर इस लाइन के इस कार जाओगे तो 21 तारीख होगी और लाइन के इस कार जाओगे क्या 22 तारीख होगी। मजा आएगा, एक ही जन्मदिन जो है ना दोबारा मनाने का मौका मिलेगा आपको। मतलब कि आज मेरा जन्मदिन है एक दिन पे, और यहाँ पर आओगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा तो क्या होगा, जन्मदिन बदल गया भैया, बहुत मजा आएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहते थे, इसकी वजह से क्या रेखा को ही इन लोगों ने मोड़ दी। तो कभी अगर आपको ऐसा लगे ना कि मुझे एक ही दिन दोबारा जीना है तो यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर 21 होगा, यहाँ पर 22 होगा, यहाँ पर 22 होगा, यहाँ पर 21 होगा। भविष्य की सफर, भूतकाल की सफर यहाँ पर कर पाओगे। थोड़ा प्रैक्टिकली संभव नहीं है लेकिन चांस यहाँ पर है, ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा ना साइबेरिया को 75 उत्तरी अक्षांश पर पूर्व की ओर मुड़ी हुई है, और बेरिया के सागर में पश्चिम की ओर फिजी की द्वीप सभी जब भी, अब इसमें क्या है कि जब पश्चिम दिशा के अंदर जब यात्रा करते हो ना तो एक दिन जोड़ा जाता है, और पूर्व दिशा के अंदर अब यात्रा करने पर एक दिन बढ़ाया जाता है। मतलब कि अब यहाँ पर क्या है, ये देखो, अब यहाँ पर क्या पूर्व और पश्चिम, क्या पूर्व और पश्चिम, जब भी आप पश्चिम में जाओगे ना, ठीक है ना, जब भी कि आप पश्चिम में जाओगे ना तो क्या होगा, एक दिन जोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पश्चिम दिशा में जा रहे हो और यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा है और इसको पार करोगे तो यहाँ पर 21 होगी, तो यहाँ पर क्या 22 करना पड़ेगा। तो इससे विपरीत जब आप होंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 22 तारीख है तो यहाँ पर 21 तारीख आपको लगानी पड़ेगी, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। और स्थानिक समय एक टर्म आता है, स्थानिक समय किसको कहते हैं कि भैया हमारा भारत ही ले लो, भारत के पूरा का पूरा देखोगे ना तो 2 घंटे का समय है। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में तकरीबन 2 घंटा लगता है सूरज को किरणों को भी समय करने में। फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश में अगर 8 बजे सूर्योदय होता है ना तो गुजरात में ये 10 बजे होगा। अब ऐसे तो चलेगा नहीं भैया, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर क्या 8 बजे सब कुछ चालू हुआ है और यहाँ पता चला गुजरात में तो अभी सूर्योदय हुआ है 10 बजे, तो 2 घंटे तक लोग करेंगे क्या। तो इसी वजह से ही क्या है कि स्थानिक समय, एक देश का एक मानक समय, स्थानिक समय निश्चित करना पड़ा। और इसी वजह से हमारी भारत की जो है ना वो क्या है 82.5, भारत की जो है ना ये मध्य लाइन आपको दिख रही ना, वो क्या है स्थानिक समय टाइम लाइन है हमारी 82.5, ठीक है ना। तो अब
जो आप यहाँ देखने वाले हो कि हम अक्षांश रेखांश में जितनी भी बातें आप यहाँ पर देखने को मिलती है वो इतनी है। सो अब इस एंड द टॉपिक एंड सो नाउ